तो ये घटना चक्र की पॉइंटर्स है। घटना चक्र का जो प्रीव्यू होता है उसी पर ही पॉइंटर बनती है। पॉइंटर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं वन लाइनर फॉर्म में, और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। जो घटना चक्र की प्रीव्यू है उसमें एक्सप्लेनेशन होता है। तो जिसने वो पढ़ रखी है उसके लिए रिवाइज करना ईजी हो जाता है इसके थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। अभी हमने इसको कल शुरू किया था, कुछ टॉपिक हो गए थे, अभी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ये जो साइंस की पॉइंटर है उसका, उसमें फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, फिजिक्स में भी अलग अलग टॉपिक थे, तो हमने कुछ टॉपिक देखे थे कल, आज उसी के आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में स्टे टुगेदर इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहाँ पर सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो एक साथ रह सकें, ये मतलब उनकी स्टेट ना चेंज हो। ठीक है, एक साथ रहने का मतलब है उनकी स्टेट नहीं चेंज हो रही है, तो उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है, आप कहोगे कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, कैसे, जो मरकरी होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कुछ ऐसे ही एलिमेंट होंगे जो गैसेस फॉर्म में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो वो ट्रिपल पॉइंट है उन सबके लिए। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, जो पानी की बूंद गिरती है, ठीक है, वो मान लो कि ऐसे लंबा बूंद गिरा, लेकिन सरफेस टेंशन किससे मिलता है उसको, हवा की वजह से। हवा की वजह से उसके सरफेस पे टेंशन बढ़ती है और वो स्फेरिकल होता जाता है, क्योंकि उसको जो मतलब जो सरफेस, जो उसका उसका सरफेस है प्लस जो रेजिस्ट क्या कहते हैं फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कम करना होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बॉल बीरिंग है स्फेरिकल क्यों होती हैं, क्योंकि उनको कम कांटेक्ट चाहिए ना सरफेस से। तो कम कांटेक्ट तब होगा जब वो स्फेरिकल रहेगी, अगर वो कोई और शेप होगा तो उसका कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो कांटेक्ट कम रहेगा तो कम रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम रहेगा, तो इसलिए वो स्फेरिकल हो जाता है। समझ में आएगा। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज वाटर है सरफेस टेंशन। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सब उसी से रिलेटेड है। ऑयल स्पिट्स ऑन वाटर बिकॉज सरफेस टेंशन और ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। ठीक है, ऑयल क्यों फैल जाता है भाई उस पे, पानी पे, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है वो पानी से कम है, इसलिए वो फैलने लगता है। फिर केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है, डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी चीज़ पानी पे तब तैरती है जब उसकी डेंसिटी कम हो। ठीक है, जैसे हमने देखा है कुछ और चीज़ें भी जैसे मरकरी वगैरह हैं वो भी तैरती हैं पानी पे। नहीं, मरकरी में क्या, मरकरी में आपका लोहा तैर सकता है। ठीक है, लोहा पानी में डूब जाता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी की वजह से। फिर प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल इज, एक जो बबल है और वो किसी इन्वायरमेंट में है, अपने रूम में बाथरूम में समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, कम होगा तो बस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आपने वो देखा होगा ना, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके सूट अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें उनको प्रेशर मेंटेन करना होता है। अगर ऐसा नहीं होगा, जब अर्थ का एनवायरनमेंट छोड़ेंगे और मान लीजिए वैक्यूम में चले गए, वैक्यूम में तो कोई प्रेशर नहीं है, उनकी नसें फट जाएंगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड का प्रेशर होता है ना, और वो प्रेशर उस प्रेशर वो प्रेशर क्यों है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तो वो बैलेंस में है। जब हम इस इन्वायरमेंट में है तो बैलेंस में है, जब इन्वायरमेंट हमारा चेंज होगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी नसें फट जाएंगी प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो प्रेशर तुरंत तो वो स्विच तो है नहीं कि हमने स्विच ऑफ कर दिया कि अंदर का प्रेशर बंद हो जाए, नहीं, उनको वो प्रेशर तो वही रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी चीज़ों को भी अफेक्ट करती है। तो इसमें जो बता रहा है, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, इफ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर कम इन कॉन्टैक्ट विद अ ट्यूब, देन तब क्या होगा, स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर। ठीक है, कह रहा है कि दो बबल हैं सोप के, डिफरेंट डायमीटर के हैं, अगर वो कांटेक्ट में आए ट्यूब के तो क्या होगा, जो छोटा वाला होगा वो छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, a hydrogen inflated polythene balloon is released from surface of earth. As the balloon rises to at altitude in the atmosphere, it will क्या होगा, इंक्रीज इन साइज। क्यों होगा ऐसा, क्यों ऊपर जाके साइज उसका बढ़ जाएगा, समझो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या फैलता है ना, तो अभी वो प्रेशर में है यहाँ पे, जब वो नीचे है तो ज़्यादा प्रेशर है, जब ऊपर जाएगा तो और फैलेगा, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उस
उस ऑब्जेक्ट पे, बलून पर, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो हाइड्रोजन होगा फैलने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन तो गैस है ना, वो तो फैलती है। तो जो बलून होगा, बलून का साइज बढ़ जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। फिर व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सोप बबल, इससे क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कोई सोप बबल पे कोई चार्ज प्लेस किया जाएगा तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। इफ देयर वर नो फिनोमेना ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है कि एक पाइप, जो आप स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ पानी में डालो, कभी कभी देखते हो ना, पानी उसमें पानी यहाँ तक आ जाता है, ऐसे पानी यहाँ तक आ जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि एक आपने एक कैपिलरी रिएक्शन तब होता है जब आप थोड़ा सा ऐसे, मतलब कई बार हम देखते हैं कि एक पाइप मुंह में डालो, एक मतलब ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब में पाइप मुंह में डालो और पानी खींच के छोड़ दो, तो पानी अपने आप गिरता रहता है, ठीक है, पानी अपने आप बाहर जाता रहता है बिना किसी किसी मैकेनिकल फोर्स के, कैपिलरी रिएक्शन की वजह से, ठीक है, कैपिलरी रिएक्शन उसको कहते हैं। तो कैपिलरी रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन है ये कि इफ देयर वर नो फिनोमेना ऑफ कैपिलरी देन, तो उसमें कई सारे ऑप्शन रहे होंगे, उसमें करेक्ट ऑप्शन दिया है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज केरोसिन लैम्प, the bloating paper would fail to function, the big tree that we see around not have grown, ठीक है, कैपिलरी रिएक्शन का यूज बता रहा है एक तरह से ये, ठीक है। जो केरोसिन लैंप होते हैं उसमें आप एक पेपर डालते हो, वो प्रिपेयर करें, कपड़ा रहता है ना, ऊपर ऊपर लैंप होता है, ऊपर लैंप है, हाँ, यहाँ आग लगाते हो, और एक कपड़ा जो है वो टैंक से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि केरोसिन है, तो ये केरोसिन चढ़ाता जाता है ना पानी उसमें, कपड़े पर, और फिर यहाँ हम आग लगाते हैं और जलता है, वो किस वजह से होता है, कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। जो रूट्स होती हैं पौधे की या पेड़ की, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ही पानी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं जमीन से, ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ही वो पाते हैं। ब्लोटिंग पेपर, अब ब्लोटिंग पेपर देखना पड़ेगा किस चीज में, ब्लोटिंग पेपर शायद वो सो पेपर होता है क्या, पता नहीं, उसमें भी उसका भी फंक्शन यही है कि वो पानी खींचता होगा। फॉर दिस कैपिलरी इज नॉट ओनली रीजन राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट टू इट्स foliage, ठीक है। मतलब अभी मैंने क्या बताया, रूट्स यहाँ से लेता है, मतलब जमीन से जो पानी रूट लेता है वो कैपिलरी एक्शन वहीं तक है, लेकिन रूट से जो अदर प्लेसेस तक जाते हैं पानी, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं है, ठीक है। केरोसिन राइजेस टू विक ऑफ स्टोव इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना, स्टोव में हम हवा भरते हैं, वो जो पुराने स्टोव आपको याद होंगे केरोसिन वाले, हवा भरते हैं, तो हवा भरते हैं तो क्यों हवा भरते हैं, कि उसमें सरफेस टेंशन जनरेट हो, और वो जो हमने कपड़ा डाला है, कपड़े कपड़े से ऊपर उठे, ठीक है। कपड़े से ऊपर उठने की प्रक्रिया जो है वो कैपिलरी रिएक्शन की उसमें आएगा, लेकिन उसके पहले वाली प्रक्रिया सरफेस टेंशन की वजह से। इन ए कैपिलरी ट्यूब a fluid rises more as compared to water due to surface tension of fluid is more than that of water, ठीक है। क्या कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड जो है वो ज्यादा ऊपर तक चढ़ता है पानी के कंपेरिजन में, क्यों, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है फ्लूइड का वो पानी से ज्यादा है, ठीक है। When an air bubble at the bottom of lake rises to the top, तो क्या होता है, एक मान लो कि एक लेक है, ठीक है, यहाँ पे एक एयर बबल हुआ और ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, उसका जो साइज होगा इंक्रीज होगा। अभी हमने ऊपर देखा था, क्यों, क्योंकि वो जो बबल होता है वो उसमें उसके अंदर क्या होगी, गैस होगी ना कोई, हवा ही मान लो, ठीक है, हवा ही है। तो हवा जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। तो अभी यहाँ नीचे है, तो उसके ऊपर प्रेशर है पानी का, तो वो नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम होगा, वो बढ़ने की कोशिश करेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज अभी हमने उसमें देखा था, बलून वाले केस में, ये चीज बबल के केस में भी है। While traveling by plane, the ink of pen start to come out, क्यों, एयर प्रेशर कम हो जाता है ना, कोई भी इंक पेन होती है उसमें वो प्रेशर की वजह से ही अपना चलती है, खासकर इंक पेन, वो वाली जो अपने पुरानी इंक पेन यूज की होंगी, ठीक है। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ एयर प्रेशर कम है, तो वो अपने आप ओवरफ्लो होने लगेगी, बाहर निकल आएगी। इन ऑटोमोबाइल इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है पता है, हाइड्रोलिक ब्रेक कभी फंक्शन देखा है उसका, उसमें क्या होता है, जैसे एक 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 कंटेनर टाइप का है, ठीक है, इसमें अलग अलग छेद हैं। अब आप एक जगह से प्रेशर मारोगे तो जो लिक्विड है इसमें ना, इसमें लिक्विड है वो हर दिशा में भागने की कोशिश करता है, ठीक है, पास्कल्स लॉ। तो a sudden fall in barometer reading indicates that the weather will be stormy weather, ठीक है।
अगर बैरोमीटर में आपको अचानक से दिखे कि आपका बहुत अभी गर्म था माहौल और अचानक से खूब ठंडी हो गई या टेम्परेचर गिर गया, तो क्या उसका मतलब है कि स्टॉर्मी वेदर, मतलब तूफान आने वाला है। हाँ। A liquid is floating. A liquid is flowing in a streamlined manner through a cylindrical pipe along with the section containing the axis of pipe and अच्छा, ये पुराने क्वेश्चन है, अब ऐसे नहीं पूछा जाते वैसे तो। ये उसमें बताना था कि कैसा उसकी प्रोफाइल होगी, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है? जो गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ापन होता है उनका, ठीक है, विस्कोसिटी। आपने ग्लास के बारे में पढ़ा होगा ना, ग्लास क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? ग्लास जो है वो लिक्विड है, ठीक है, हाईली विस्कस लिक्विड माना जाता है। क्यों? क्यों माना जाता है? क्यों? आपने जो आप कभी देखना, जो बहुत पुराने ग्लास होंगे 10-20 साल पुराने, जो शीशे के मतलब खिड़की में जो शीशे लगे होते हैं, वो नीचे से मोटे हो जाते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी इसको नीचे खींचती है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, तो नीचे देखना मोटे हो जाएंगे वो शीशे। इसीलिए माना जाता है कि ये जो ग्लास है वो प्योरली सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड होता है, हाईली विस्कस लिक्विड। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। फिर हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द वाटर, एयर, ब्लड एंड हनी। हनी क्या ऑब्वियस बात है ना, थिकनेस, वो गाढ़ापन। फिर अमंग द अल्कोहल, वाटर, हनी एंड गैसोलीन इट इज मोस्ट विस्कस, हनी। हनी विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन जो उसका होता है। फिर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीजेस, राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीजेस, मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, अब ग्लिसरीन का फंक्शन देखना पड़ेगा भाई कैसे होता है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि हाँ ये बात सही कि राइज ऑफ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। जिसने भी गैसेस वगैरह वो पढ़े हैं केमिस्ट्री में तो उनको पता होगा ये चीज़ कि जब जैसे हम मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए गैस ही है, ठीक है, गैस में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके, जब हम टेम्परेचर इसको बढ़ाएंगे तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और तेज ये भागने लगते हैं आगे पीछे। ठीक है, जिस भी उसमें है। फिर क्या? द लॉ इन विच द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, इसका तो वो एक नंबर भी होता है ना, भूल गया, अवोगाद्रो नंबर। तो अवोगाद्रो लॉ क्या कह रहा है कि इसमें एक ही कंडीशन में जब टेम्परेचर प्रेशर सब बराबर हो तो सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी एलिमेंट। In these conditions, distance between molecules of carbon dioxide filled in container may increase. कब होगा? On increasing the volume of container, on leakage of some carbon dioxide gases from the container. ठीक है, कह रहा है कि in these conditions distance between molecules of carbon dioxide filled in container may increase. अच्छा, distance between, ठीक है, मान लो कि दो कार्बन डाइऑक्साइड के वो हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, तो अब बोल रहा है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दो केसेस में बढ़ जाएगी। कब बढ़ सकती है? अगर हम जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम बढ़ा दें, ठीक है, बड़ा कर दें उसको, या हम उसके उसमें से कुछ जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसको भगा दें। ठीक है, क्योंकि सब सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर कुछ और खाली हो जाएंगे तो इसके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। ये अभी यहाँ पे है तो ये फैलने की कोशिश करते हैं ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सेवर विंटर बट द वाटर एट बॉटम इज स्टिल लिक्विड। क्यों होता है ऐसा? डेंसिटी, जो वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, और आइस की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो तैरता है पानी पे। ठीक है, समझ में आया? इन कोल्ड वाटर एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इवन व्हेन टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ लेयर ऑफ लेक फ्रीज इनटू, वही रीजन है। ठीक है, कि क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, आइस बनेगी, आइस ऊपर जमती है, नीचे नहीं जमती है, नीचे जो है पानी वो लिक्विड फॉर्म में तब भी रहता है, जम जाएगी तो वो मर जाएंगे। ठीक है, जमती नहीं है। फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, ऑब्वियस बात है, यही सब चल रहा है तब से। अमंग द वॉल्यूम, अब देख लो इससे पता चलता है कि ये थीम इनकी रिकरिंग है, ये 1 साल के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये आगे पीछे के क्वेश्चन है। एक ही चीज पूछ रहा है बार बार, एक ही चीज आंसर बार बार है, लेकिन ये 2-3 साल 4 साल मतलब अलग अलग टाइम में आया होगा। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि वो क्या पूछते थे या आप क्या पूछ सकते हैं। Among the volume, weight, mass, density, increasing the amount of substance does not change density. ठीक है,
डेंसिटी नहीं चेंज होती भाई, कुछ भी बढ़ा लो उनका, बाकी सब चेंज हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम, ये तो पता ही है, मैक्सिमम वैल्यू पे 4 डिग्री पे होती है मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, अब उसी को केल्विन में कर दो भाई। हाँ ठीक है, 4 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन करोगे 277 केल्विन आएगा। 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री कितना होता है, 273 होता है ना शायद, 273 +4 कर दो, हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। हम्म, मतलब -273। फिर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। असर्शन क्या है, एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मर्करी बट गेट्स इमर्स इन वाटर, ये भी हमने बताया था एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, डेंसिटी की वजह से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मर्करी, ये फॉल्स है, रीजन फॉल्स है, ठीक है। आयरन की कम है, तभी वो मरकरी पे तैर रहा है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन जब उसको टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिड बनेगा। हम्म, आयरन तब भी सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पे भी, थोड़ा टेम्परेचर कम करोगे तो भी वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। पर जो मरकरी है, मरकरी का जो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है, डेंसिटी होगा यहाँ पे, ठीक है, डेंसिटी की बात होती है। आयरन की स्पेसिफिक डेंसिटी उससे कम होती है, ग्रेविटी लिखा है और वो भी गलत लिखा है स्टेटमेंट में, ठीक है। एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन मर्करी वाइल इट सिंक्स इन वाटर, वही रीजन है। आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, लेसर देन मर्करी, ठीक है। मर्करी की डेंसिटी ज़्यादा है। कई बार आपने देखा होगा मर्करी लेंस, जो लेंस होता है उसमें मर्करी का यूज़ होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन भी अच्छा है, रिफ्लेक्शन अच्छा है। फिर क्या है, नीडल सिंक्स इन, अच्छा ये भी वही है, देखो सब वही, रिलेटिव डेंसिटी नीडल की ग्रेटर है। एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। आयरन नीडल अगर किसी पानी पे तैर रहा है तो वो उसकी डेंसिटी की वजह से नहीं, उसकी सरफेस टेंशन की वजह से तैर रहा है। उसका जो आयरन का जो स्पेसिफिक क्या कहते हैं, वो डेंसिटी होगी वो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से वो तैर रहा होगा, ठीक है। While lifting a bucket of water from a well, we feel that bucket becomes heavier above the surface of water. क्यों? क्योंकि तब आपको जब तक वो पानी में है बकेट, तब तक वो इजीली आ रहा होता है, मतलब आपको फील नहीं होता कि आप अलग से खींच रहे हैं। लेकिन जब बाहर निकल जाता है तब वो वेट आपको पता चलता है बकेट का, पानी में वेट नहीं पता चलता ना। 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन अ वेटलेस बैलून, इट्स वेट इन वाटर विल बी 0, ठीक है। वेटलेस बैलून बोला है, पानी में वैसे भी जाएगा, 0 हो जाएगा। द क्लाउड फ्लोट्स इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी, ठीक है। क्लाउड जो है एटमॉस्फेयर में क्यों तैरता है, कोई भी चीज क्यों तैरती है किसी चीज के ऊपर, अभी हमने देखा क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज में है, उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी अगर कम है इस चीज से, चाहे लिक्विड है, गैस है, एयर है, तो ये तैरेगा, ठीक है। क्लाउड के केस में भी वही है। अभी हमने देखा था आयरन और मरकरी के केस में, मरकरी मरकरी में अगर लोहा डाल दोगे तो वो तैरेगा लोहा, ठीक है। लेकिन लोहा अगर पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, ठीक है, हमने देखा था डेंसिटी की वजह से। द आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट विल रिमेन द सेम, क्यों होगा, लोग कहते हैं ना कि बर्फ पिघल रही है, क्या कहते हैं, सी लेवल बढ़ जाएगा, तो किस बर्फ के पिघलने से होगा, आइसबर्ग के पिघलने से नहीं होगा। जो पहाड़ों पे बर्फ है या जो टेरेस्ट्रियल बर्फ है उनके पिघलने से ही जो सी का टेम्परेचर, वो सी का लेवल है वो बढ़ेगा। जो सी में है, जो ओशनिक, ओशन में ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब आपका जो आर्कटिक है, आर्कटिक पूरा समुद्र है और उस पर बर्फ है, ठीक है। आर्कटिक पूरा बर्फ है और उसमें मतलब आर्कटिक पूरा समुद्र है, उस पर बर्फ है। आर्कटिक की जब बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें है, उसका वॉल्यूम उसमें इनकॉर्पोरेट है, ठीक है। लेकिन जब मान लो हिमालय की बर्फ सारी पिघल गई, तब दिक्कत हो जाएगी, तब वो सी का टेम्परेचर, सी का वो जो सी लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है, समझ लें इस बात को।
सारे बर्फ के पिघलने से सारे बर्फ के पिघलने से सी लेवल नहीं बढ़ेगा, खासकर जो पानी में बर्फ है, क्योंकि वो ऑलरेडी है, उसका वॉल्यूम इनकॉर्पोरेट हो चुका है उसमें। यही बात कर रहा है, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका पार्ट है। लेकिन अगर वो बाहर से तुम बर्फ डालोगे और वो तब पिघले, उसमें पिघलेगा, तब उसका वो मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, लेवल, समझे। A body floats at 4 डिग्री सेल्सियस, इफ टेम्परेचर रीच 100 डिग्री देन बॉडी विल सिंक। क्यों? हमने देखा था क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पानी पे क्या होता है, उसकी डेंसिटी जो है हाईएस्ट है। जब 100 डिग्री पे जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट इज इजियर टू स्विम इन द सी देन द रिवर बिकॉज वाटर इज सॉल्टी। तो सॉल्टी का क्या मतलब है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। सी की डेंसिटी ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो तैरेगा, सी के जो सी वाटर जो होता है। लेकिन जो रिवर है, फ्रेश वाटर होते हैं, उसमें ऐसे सॉल्ट नहीं होते हैं, तो उनकी डेंसिटी कम होती है, चीजें डूब जाती हैं, ठीक है। Among the air, water, hydrogen and nitrogen, the weight of body is highest in hydrogen. The weight of body is highest in hydrogen. क्यों? उसकी डेंसिटी सबसे कम है, हाँ, तो उसमें ज्यादा वेट लगेगा। When ship enters in a sea from river, it rises a little. ठीक है, क्यों? अभी हमने भी उसका देखा रीजन क्यों। When a ship enters a sea from river, it rises a little. देखो ये क्वेश्चन 2 बार आया है, इसका मतलब ऐसे ही होता है इसमें। The density of sea water is greater than that of river water। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों चीज स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकी थीम देखो रिकरिंग है, अगर पीवाईक्यूज लगा रहोगे तो इजी रहेगा, आपको ऐसे सरप्राइज नहीं मिलेगा। द विजिबल रेंज ऑफ ऑप्टिक्स है नेक्स्ट टॉपिक। विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, एनएम। फिर द वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट इज बिटवीन 390 टू 780 nm, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछते हैं, बहुत बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। जो आपने वेवलेंथ वाले वो देखा ना, उसमें विजिबल वाले होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं और अल्ट्रावायलेट वो सब होते हैं, तो उसमें से ये उसके बारे में पूछ रहा है कि भाई ये रेंज कितनी है, उसके बाद वाली रेंज कितनी है, ठीक है। वो कोई रटता नहीं है, कोई रट लिया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इज इन रेंज 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम, ये कौन सा था, वेवलेंथ एक्सटेंशन विजिबल लाइट, ठीक है। ये कौन सा था, सोलर रेडिएशन, ठीक है, विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सारी चीजें लगभग लगभग एक ही चीज है, जो हम देख सकते हैं, उनकी उनकी वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो लाइट्स हम देख सकते हैं, हम अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते, हम इंफ्रारेड नहीं देख सकते, या उसके बाद वाली जो चीज़ें एक्सरे वगैरह नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल हमारे लिए क्या है, जो जो रिफ्लेक्ट होती हैं। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ द वेवलेंथ 5550 एंगस्ट्रॉम या 555 nm, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में पड़ेगा, ठीक है, इन सब के बीच में कहीं पड़ेगा वो। द आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू कलर्स बिटवीन येलो एंड ग्रीन, ठीक है, येलो एंड ग्रीन। The nature of radiation of light is like both wave and particle। हाँ, लाइट भाई दोनों में चलता है ना, वेव और पार्टिकल दोनों ही है वो। E इज टू mc स्क्वायर, उसी तो है। लाइट अपेयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। लाइट जो है हमेशा हमें क्यों दिखती है, इसकी सीधे ही ट्रेवल कर रही है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव वेवलेंथ ना, ये होती है। फिर क्या है, among the light sound celestial object and a rocket, light has greater velocity। ऑब्वियस सी बात है भाई, लाइट की कितने 3 इंटू 10 की पावर कुछ समथिंग है, 3 इंटू 10 पावर 8 ऐसे कुछ है, तो हाँ 3 इंटू 10 पावर 8 ऐसे कुछ है मीटर पर सेकंड। अच्छा नेक्स्ट वाला वही है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर में करोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, ये शायद तब कम हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो एयर में किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब पारदर्शिता जो इसको कह सकते हो, अगर क्लाउड है, ठीक है, तो स्पीड कम हो सकती है, हमको दूर तक नहीं जाती दिखेगी। टेम्परेचर की वजह से, कम टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छी वो स्पीड होगी, कम में कम। क्यों?
क्योंकि फिर फॉग वॉग जो हो जाता है प्रेशर की वजह से, प्रेशर भी चेंज कर सकता है लाइट के डायरेक्शन को शायद। प्रेशर का कैसे है नहीं पता, डिपेंडेंसी। ग्रेविटी का तो देखा था, ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो होती है, ठीक है। प्रेशर का भी कुछ होगा। लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम में भाई, ठीक है। लाइट, देखो लाइट और साउंड की स्पीड पे अक्सर क्वेश्चन आता है। लाइट जो है मैक्सिमम ट्रेवल करती है वैक्यूम में, और साउंड जो है वैक्यूम में जीरो होता है, ठीक है। कई बार आता है उसका क्वेश्चन कि ये जो साउंड की स्पीड है वैक्यूम में कितनी होगी, जीरो होगी वो। उसको हमेशा मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, वैक्यूम में जीरो होगी। आयरन में सबसे ज्यादा होगा, आयरन में सबसे ज्यादा स्पीड होती है उनकी, मतलब सॉलिड में उनकी अच्छी स्पीड होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में बहुत कम, ठीक है। वैक्यूम में जीरो। हम्म। शायद लिक्विड में सबसे कम है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में, among the gases vacuum water air the speed of light is will be minimum, minimum पूछ रहा है इसमें। ग्लास, ठीक है, ग्लास, अच्छा पहला ग्लास था, सॉरी। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सपेरिमेंटली 8.3 मिनट्स या 499 सेकेंड्स। ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट फैक्ट है, कभी याद रहते हैं कभी नहीं। among the comic rays लाइट इलेक्ट्रॉन सुपरसोनिक वेव द हाईएस्ट वेलोसिटी लाइट की होती है, ठीक है। इन सब में सबसे ज़्यादा हाई उसी की है। उसके बाद क्या, अमंग द वेलोसिटी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है उसकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार वो पास करता है शायद ना, कितनी बार पास करता है एक एक उसको। फिर व्हेन लाइट व्हेन लाइट वेव पास फ्रॉम ईयर टू ग्लास द वेरिएबल अफेक्टेड आर वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। अभी हमने देखा था फ्रीक्वेंसी नहीं वेरी करती, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होती है, ठीक है, लाइट की, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है, कम ज़्यादा मीडियम की वजह से हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी कभी नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। बाकी चीज़ें वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो सकती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तब क्या होगा, इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जब एक लाइट, सूर्य की किरण जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, मान लो कि ये नीचे डेंसर था और ये रेयर है, ये डेंसर है और ये रेयर है, तो ऐसे गया, तो क्या होगा, इट बेंड्स अप, ठीक है, हल्का सा मुड़ेगी और उसकी मतलब नॉर्मल से अलग की तरफ दिशा में जाएगी। तो नॉर्मल क्या होता है, ऐसे होता है ना नॉर्मल। The formation of glittering colors in thin film of soap is result of total internal अच्छा TFR, total reflection लिखा है, total internal reflection होता है शायद ये, और ये इंटरफेरेंस की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर इन थिन फॉर्म ऑफ सोप, जो जो मतलब एक सोप का जो वो क्या कहते हैं उसे, बबल जो होता है, हाँ, उसमें कह रहा है कि जो ग्लिटरिंग कलर होते हैं किस वजह से होते हैं। तो एक तो जो लाइट पड़ती है उसके अंदर, उसके रिफ्लेक्शन से, जैसा कि डायमंड के केस में होता है, ठीक है, प्लस इंटरफेरेंस की वजह से भी। इंटरफेरेंस आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे बाद में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डायमंड टू ग्लास, ठीक है, डायमंड टू ग्लास। द कट डायमंड शाइन्स ब्राइटली ब्रिलियंटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो टीएफआर पे इतने सारे क्वेश्चन, टीआईआर पे इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, सारे टीआईआर के हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब रखे रखाए क्वेश्चन होते हैं, जिसने पीआईक्यू लगाया है उसको तुरंत आंख मूंद के तुरंत मार दो भाई। द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ डायमंड कट्स इन प्रॉपर वे बिकॉज ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ डायमंड स्पार्कल मोर देन अ ग्लास इमिटेशन कट टू द सेम शेप, मतलब कह रहा है कि जो डायमंड है और एक ग्लास है वो सेम शेप में कट है, तो डायमंड जो है वो ज्यादा चमकेगा, क्यों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, ये गलत है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ज्यादा रिफ्रैक्शन है उसमें, ठीक है। फिर इसमें पहले वाला सही है, इसमें दूसरा गलत है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीआईआर, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें भी एक जैसे ऑप्टिकल फाइबर है,
उसमें जो जो वो आती है, लाइट आती है, वो इसको स्केप नहीं करती है, ठीक है, इसके स्केप नहीं करती है, वो इसी में रह जाती है, इसी में रह जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से फिर द फिनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज सेम, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सोचो इतने सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर में आए हैं, ठीक है, और जिसने भी पढ़ा होगा वो इजीली कर लेगा। इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन द द सिग्नल लाइट इन फॉर्म ऑफ लाइट वेव, सिग्नल ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर में करंट नहीं जाती है। आप कहते हो ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक हो गया, अक्सर न्यूज सुनते होगे ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक हो गया, तो उसमें करंट नहीं जाती है, वो लाइट के फॉर्म में रहता है, लाइट के फॉर्म में वो ट्रेवल करती है सिग्नल, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये बाहर भी नहीं जाता, उसी में से ट्रेवल करता है, और लाइट की स्पीड अच्छी है, इसलिए हम जो फाइबर, हम कई बार सोचते हैं ना फाइबर की स्पीड अच्छी है, फाइबर लगा लो, फाइबर लगा लो, तो फाइबर की स्पीड इसीलिए अच्छी है क्योंकि वो लाइट के फॉर्म में, लाइट की स्पीड अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तो तेज ही जाएगा वो। फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर कंजप्शन इज एक्सट्रीमली लो, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, ठीक है, क्योंकि लाइट को इंटरफेरेंस नहीं होता, बाकी चीज़ों को इंटरफेरेंस, जो फ्रीक्वेंसी की इंटरफेरेंस होती है वो हो जाती है, लाइट का क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। हमने अभी क्या देखा कि लाइट की स्पीड वेरी कर सकती है, वेवलेंथ वेरी कर सकती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस नहीं करती बाकी चीज़ों से। तो इसलिए इनको, अगर फाइबर ऑप्टिक्स का यूज जब करते हैं कम्युनिकेशन में, तो बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है, पावर कंजम्पशन बहुत कम होगा, ठीक है। महंगे इसीलिए महंगे भी होते हैं, यही रीजन है कि फाइबर आपका महंगा होगा। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप बड़ी खतरनाक चीज होती है, एंडोस्कोपी आपने सुना होगा। एंडोस्कोप यूज बाय डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड पेशेंट स्टमक, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पेट के अंदर कैमरा डालते हैं भाई मुंह से, जिनका हुआ है वो लोग जानते हैं दर्द इसका एक बड़ी सी पाइप टाइप की होगी, आगे कैमरा जैसे लगा होगा, उसको आपको ऐसे गले से वो नीचे डालते हैं पेट में। द रीजन ऑफ मिराज इज, मिराज का भी हमने देखा था, मिराज क्या होता है, आप कभी गर्मी में ट्रेवल करें ना, खाली रोड रहेगी दूर तक, तो बहुत दूर पे लगेगा कि पानी गिरा हुआ है, ठीक है, सामने से आ रहे होंगे आप इधर से और यहाँ लगेगा पानी गिरा हुआ है, ठीक है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जब वहां पहुंचेंगे वहां कुछ नहीं रहेगा, इतनी गर्मी पड़ती है उसकी वजह से होता है वो, ऊपर का टेम्परेचर यहाँ ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ड्यू टू ड्यू टू फॉलोइंग नेचुरल फिनोमेना मिराज इज फॉर्म, टेरेस्ट्रियल हीटिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये आई आर क्यों होता है, दो चीजों की वजह से, टेरेस्ट्रियल हीटिंग वजह से बताया था, सड़क बहुत गर्म होगी इसलिए, और जो लाइट की है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से, जो भी रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से, ठीक है। Among the desert, paddy crop land, land covered with fresh snow, prairie land, this reflect back more sunlight to compare to other three. Obvious सी बात है, जो स्नो होते हैं, फ्रेश स्नो, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। यार एक टर्म होता है, नहीं याद आ रहा है, तो सैंड कम करेगा, सैंड हो सकता है, सैंड उतना नहीं करता रिफ्लेक्ट, ठीक है। पैडी क्रॉप तो बहुत कम करेगा, पैडी क्रॉप लैंड, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, ये सबसे ज़्यादा करेगा। प्रेरी लैंड भी सेम ही है, पैडी क्रॉप लैंड की वजह से, प्रेरी जिसमें घास के मैदान, जो घास के मैदान आपके हैं, ठीक है, सेकंड शायद यही आएगा, हाँ, बाकी थर्ड फोर्थ में इसमें कंपटीशन चलेगा अपना। द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, होलोग्राफी, होलोग्राम सुना है आपने, होलोग्राम कहते हैं, होलोग्राम पहले बीच में खूब फेमस हुआ था होलोग्राम, ठीक है। होलोग्राफी 3D उसमें रहता है, इट इज यूज टू टेक थ्री डायमेंशनल पिक्चर, होलोग्राफी, ठीक है। ऐसे घुमाओ तो दूसरा तीन डायमेंशन दिखते हैं, नॉर्मली पिक्चर जो हम होता है हमारा वो 2D में होता है ना, उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, इसमें डीप डेप्थ भी होती है एक तरह से, जिसको हाइट कह सकते हो, जो भी कह लो, ठीक है। The generating image on a screen by focusing an electronic beam on phosphorus coated screen is called roster scan, CRT monitor, used in CRT monitor. अच्छा, generating image on a screen by focusing an electronic beam on phosphorus। अब जो पुरानी टीवी आपको याद है, जो हम लोग पीछे से ऐसे निकली रहती थी टीवियाँ, हम लोग की जो पहले टीवी आती थी ऐसे होती थी ना शेप में ऐसे, तो इसमें क्या होता था कि ये स्क्रीन जो आपकी है फास्फोरस, इस पे फास्फोरस का कवर लगा, कोट रहता था, ये शीशा जो है इस पे फास्फोरस की कोटिंग होती थी, और यहाँ पे एक एक बीम 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 छोड़ने के लिए, एक सीआरटी बीम छोड़ने के लिए वो होती थी मशीन। तो ये जो है इस पे ना
वो स्क्रीन ड्रॉ करती थी सब चीज़ें बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज फंक्शन होता था। तो वही चीज़ बोल रहा है, फॉस्फोरस कोटेड होता था इसके स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉनिक बीम छोड़ी जाती थी यहाँ से उस पर ड्रॉ करने के लिए, हमको जो दिखता था, कभी कभी धुंधला हो जाता था या हिलता रहता था, वो उसी की वजह से होता था। रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रे पासिंग थ्रू और ट्रांसपेरेंट मीडियम। रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। रमन इफेक्ट में क्या होता है कि रमन इफेक्ट कहते हैं कि जैसे कोई लाइट है और वो पड़ी और फिर वो रिफ्लेक्ट हुई, तो इनकी जो इसकी जो मतलब वेवलेंथ है, ठीक है, इस लाइट की वेवलेंथ जो है वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी जब रिफ्लेक्ट हो तो सेम हो, ठीक है, कुछ ये कुछ इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ अलग होगी, ठीक है, तो वो अलग डायरेक्शन में निकलते हैं, तो वही है रमन इफेक्ट। उन्हीं को इसी को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, बताया था। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड अ सीडी कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस लेजर बीम, ठीक है, सीडी पर लेजर बीम का इस्तेमाल होता था, उसको रीड करती थी, ठीक है। मैंने सीडी, अब सोचो ये सीडी का क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है, पुराने क्वेश्चन, जब सीडी डीवीडी बहुत फेमस रहा होगा तभी क्वेश्चन पूछा गया होगा। When a CD compact is used in audio or video system is seen in sunlight, rainbow like colors are seen। देखो वो चमकता रहता है ना, हम लोग कभी आपने देखा होगा जब धूप में ऐसे ऐसे करो तो वो चमकता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। उस पे एक्चुअली उस पे एक लेयर लगाते थे, जो सीडी होती थी ना उस पे एक लेयर रहती थी, मैग्नेटिक टेप जिसको कहते हैं, मैग्नेटिक लेयर होती थी, वो उसी को ही रीड करता है वो, ठीक है, जो लेजर बीम होती थी। The following statement are correct. Radio waves are produced by rapidly oscillating electrical current. To detect the overspeeding vehicles, police uses Doppler effect of reflected short waves। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट आपने बहुत बार सुना होगा। डॉपलर इफेक्ट, दो लाइट होती है, एक ब्लू लाइट होती है, एक ग्रीन लाइट होती है, एक ब्लू लाइट और रेड लाइट, ठीक है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है डॉपलर इफेक्ट में? जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये जा रहा है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो उसमें इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी जो रेड लाइट होती हैं और ब्लू लाइट होती हैं, उन वो नापा जाता है कि कितना तेज जल रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो रेड लाइट होती है ये बहुत दूर तक दिखी जा सकती है, बहुत दूर तक, तो जब जा रहा होगा कोई चीज़ ना, तो वो उसका जो रेड पोर्शन होगा वो दिखता रहता है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे वो टेक्नोलॉजी नहीं याद आ रही है, लेकिन इन्हीं दोनों का यूज होता है, और इससे पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट आ रहा है या जा रहा है। तो जो पुलिस होती है वो भी उसी डॉपलर इफेक्ट का यूज करती है, उससे पता चलता है कि ये आ रहा है उसकी तरफ बहुत तेजी से या जा रहा है उससे दूर जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब उसके सामने से पास होगा तभी उसको एग्जैक्ट एग्जैक्ट स्पीड पता चलेगी। Assertion क्या है? In motion picture, usually 24 frames are projected every second over the whole length of film. An image formed on a retina of eye persists for about 0.1 second after the removal of stimulus। अब ये पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट इसका एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, तो इसमें बोल रहा है रीजन जो है फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर क्या है? टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व, ठीक है। हॉराइजन आपने सुना होगा टर्म हॉराइजन, आपका जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ हमारी यही है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, अर्जेंटीना यहाँ है, ठीक है, और मतलब वो सैटेलाइट यहाँ है, तो सैटेलाइट जो है ये यहाँ तक मान लो अभी कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचा ले रहा है, अगर आपका जो एंटीना यहाँ पे है तो वो नहीं दे पाएगा ना। अब ऐसे सिग्नल ऐसे घूम के तो आएगा नहीं, सिग्नल स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम जिसको कहते हैं, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन ह्यूमन आई लाइट रेज गेट ट्रांसफर्ड इनटू न्यूरल इम्पल्स एट रेटिना, ठीक है। अब आंख का फंक्शन जिसने पढ़ा होगा भाई वही बता पाएगा, बायो हमारी कमजोर थी, हमको नहीं आता। इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, ठीक है। अब वो भी, ये भी है तो फिजिक्स का क्वेश्चन लेकिन है बायो भी है इसमें। टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय आई लेंस ऑन रेटिना इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। रेटिना पे जो इमेज बनती है इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, इसमें बताया था स्मॉलर भी होती है, तो ये तीन चीजें आप नोट कर लें, रेटिना पे जो इमेज बनती है स्मॉलर होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, समझ में आया? चलो। द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज देन वन। ऐसा कहता है ना कि एक आंख से आप 1 किलोमीटर देख सकते हो, तो दो आंख से 2 किलोमीटर देख लोगे क्या? नहीं, वो आपको डेप्थ परसेप्शन अच्छा मिलेगा। ठीक है, मान लो कि आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ तक देख ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक आंख से आप यहाँ तक देखोगे, दूसरी आंख से मिला के यहाँ तक देख लोगे, नहीं, एक आंख से भी यहाँ तक देख लोगे, पर आपको एकदम क्लियर परसेप्शन नहीं मिलेगा डेप्थ का। वहां पे जो भी चीज होगी, ठीक है, आपको दिखेगा। Direct viewing of sun during total solar eclipse causes irreversible damage to eyes. The retinal burn is caused by the component of sun rays. अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है ना, वो जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है उसको स्कीप कर जाती हैं। तो जो किनारे किनारे हम देखते हैं ना, उसमें इसका पोर्शन ज़्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज का, अल्ट्रावायलेट लाइट का। तो अगर हम नंगी आंखों से बिना कुछ चश्मा वश्मा लगा के देख रहे हैं उसको, मतलब सोलर एक्लिप्स को, टोटल सोलर एक्लिप्स को, तो बहुत चांसेस है अंधे हो जाएं। ठीक है, लोग अंधे हो जाते हैं क्योंकि वो जला देगी, आपके जो रेटिना है उसको जला देगी, तो वो परमानेंट डैमेज एक तरह से। कलर ऑफ स्टार इज इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, जब हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल ट्विंकल क्यों है? उसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, कुछ का। तो जब टेम्परेचर उसका बढ़ेगा घटेगा, तो जब घटेगा बढ़ेगा, उस हिसाब से उसका जो कलर होगा वो भी हमें यहाँ से अलग अलग दिखेगा, रेड दिखेगा, ब्लू दिखेगा, येलो दिखेगा। तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इसीलिए, क्योंकि एक तो दूर है इसलिए छोटा है, तो लिटिल स्टार। और ट्विंकल क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो वही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमोसफेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें लाइट की डिफ्यूज होती है डस्ट पार्टिकल वजह से। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, और जब इस पे लाइट जाएगी तो लाइट जो है अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्शन होगा, एक तरह से डिफ्यूज हो जाएगी, वो एक स्ट्रेट टाइम नहीं फॉलो कर पाएगी चीज़ों को। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ। ठीक है, हमने देखा था अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, ऊपर अभी इस पे ही इसकी इसी से रिलेटेड वो सारे नंबर्स जो थे। द करेक्ट स्टेटमेंट इज वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉलेट लाइट। ठीक है, वेब ग्योर होता है ना, वेब ग्योर, वेब ग्योर, वेब ग्योर। तो रेड इधर आता है, इंफ्रारेड वगैरह इधर जाएंगी, अल्ट्रावायलेट वगैरह इधर जाएंगी, ऐसे करके। ठीक है, तो रेड की मतलब अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वॉलेट की सबसे कम होगी, ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है, इसलिए वो स्टेटमेंट ही है। रेड की सबसे ज़्यादा है तो वॉयलेट की सबसे कम होगी। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स का रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा क्या होगी? मतलब वो घातक होगी। ठीक है, एक्सरे वगैरह आपकी घातक है, एक्स-रे, गामा रे, इन लोग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, रेडियो वेव्स वगैरह की वेवलेंथ ज़्यादा है, वो कम घातक होती हैं। आपके जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन द विजुअल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज वायलेट। अभी बताया ना, वेवग्योर, इसकी सबसे कम वेवलेंथ है और इसकी सबसे ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Among the blue, green, red and yellow light, it has highest energy, blue light। ठीक है, ब्लू लाइट की सबसे ज्यादा है, इनमें से बोल रहा है। ठीक है, इनमें से इसमें इसको हटा दिया है। दिस कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डिविएटेड बाय द ग्लास ऑफ प्रिज्म रेड लाइट। ठीक है, ये सबसे कम डिविएट होती है। जब हम प्रिज्म पर व्हाइट लाइट फेंकते हैं तो हमें वो मिलता है ना स्पेक्ट्रम लाइट का, सारे सातों रंग मिल जाते हैं। तो जो सबसे कम रिफ्लेक्ट वो डिविएट होगी वो रेड होगी। बाकी सब भले ऊपर नीचे ज्यादा एंगल से मुड़ जाएंगे, लेकिन वो रेड आपको सीधे ज्यादा ट्रेवल करती हुई दिखेगी। आप देखना कभी ध्यान से, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही दिखेगी वो, एकदम स्ट्रेट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हो। इन द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। ठीक है, ये सही है लेकिन ये वाला गलत है।
क्यों ये अभी अभी मैंने ये बताया था ना, एनर्जी और वेवलेंथ, तो उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसी से है ये रेड लाइट वाला कॉन्सेप्ट। इंफ्रारेड वगैरह नुकसान नहीं करते, आपने कभी नहीं सुना होगा इंफ्रारेड नुकसान कर गया, अल्ट्रावायलेट नुकसान करता है ना, इसलिए समझ लो इसे। द सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट कई सारी वजह, मतलब ठीक है, एक जब सन यहाँ है तो सन की रोशनी आई, इसकी राइट जो है एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो गया, तो हमें वो दिखता है ना डॉन, और जो डस्ट क्या कहते हैं ट्वेलाइट, ट्वेलाइट शायद शाम के लिए होता है, डॉन होता है सुबह, तो उसकी वजह से होता है ये। द सन एंड मून अपीयर elliptical नियर द हॉराइजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हॉराइजन मतलब क्या, जिसके एक जो एक पॉइंट के बाद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा लगता है ना कि वहां पे धरती ऐसे वो हो गई है, बेंड हो गई है, ठीक है। आप जब खड़े हो कहीं खुले मैदान पे, बहुत दूर तक आपको दिख रहा होगा, तो एक बहुत दूर दूर पर आपको ऐसे लगेगा कि वहां पे आसमान जो है धरती से मिल जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आसमान धरती से मिल जा रहा है वो हॉराइजन है आपके लिए, हॉराइजन पॉइंट है वो, ठीक है। फिर रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या, बहुत दूर तक से आपको दिख जाएगा। हम्म ऑल्दो इससे भी लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं, लेकिन जो हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम में रेड ही है, ठीक है। इससे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेडियो वेव्स, बट यू कैन नॉट सी रेडियो वेव्स, ठीक है। डेंजर सिग्नल इज मेड ऑफ रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट, दोनों ही सही है, ठीक है। रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल, देखो ये क्वेश्चन बार बार आया है। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, ठीक है। हमने देखा ना विबग्योर जो भी है, तो उसमें ब्लू जो है उस सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है। स्काई इज ब्लू बिकॉज शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्ग वेव बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो एज ए प्रिज्म काम करता है, ठीक है, एज ए प्रिज्म। तो जब वाइट लाइट यानी सनलाइट इसमें आती है अपने एटमॉस्फेयर में, तो हर उसकी जो है वो स्कैटर होती है। तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी होती है, ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट क्या होती है, अब यहाँ हमें आसमान तो ब्लू दिखता ही है, पानी जैसे मान लो कि आपका ओशंस है, ओशन में ब्लू दिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है आसमान का, ठीक है। तो पानी में हमको नीला दिखता है, पानी के अंदर कुछ नहीं कि वो किसी ने नीला कलर घोल दिया है वो नीला दिख रहा है, नहीं, वो आसमान की वजह से नीला दिख रहा है, उसमें आसमान की रिफ्लेक्शन दिखती है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, following statement are correct. The sky appeared blue because of scattering. At the time of sunrise, sun appears red due to scattering of light. ठीक है। रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कितने सारे क्वेश्चन है। एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ स्काई एज ब्लैक, क्यों, क्योंकि वो बाहर है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पे खड़ा है या आसमान में खड़ा है, ठीक है। सनलाइट उसकी तरफ से आ रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो होगा उसको आसमान ब्लू दिखेगा, लेकिन उसको ब्लैक दिखेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको नीचे वो धरती दिखेगी, ठीक है, उसको आसमान नहीं दिखेगा। आसमान हमें दिखेगा क्योंकि हम उसमें एटमॉस्फेयर में। व्हेन वी सी द स्काई फ्रॉम अ प्लेन इन हाई अल्टीट्यूड इट सीम्स ब्लैक, ठीक है। सी सीम्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। दोनों ही रीजन है, जो स्काई है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से, और जो मतलब लाइट है उसके स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग पे ही सारे क्वेश्चन है। ग्रीन ग्रीन ग्रास अपीयर्स ग्रीन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट टू आवर आइज, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कलर हम देखते हैं वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपको दिख रही है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है आपको, रेड इसलिए दिख रहा है कि इस पे सनलाइट पड़ी या व्हाइट लाइट पड़ी, तो इसमें से रेड जो रेड लाइट है उसका स्पेक्ट्रम उस वो आपको रिफ्लेक्ट होके सिर्फ रेड दिखा, ठीक है। अगर इसका इसमें से ग्रीन रिफ्लेक्ट होके आपको दिखता तो ये ऑब्जेक्ट आपको ग्रीन दिखता, ठीक है। तो कलर हम ऐसा नहीं कि हम ब्लू पेंट कर रहे हैं क्योंकि वो ब्लू है, नहीं, वो हमें ब्लू रिफ्लेक्ट होके दिख रहा है इसलिए वो ब्लू है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When a soap film on water is seen in a daytime, it shows beautiful color. This phenomenon is due to
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सोप फिल्म मतलब एक कोई ऐसा सोप वाला फिल्म है, फिल्म मतलब कोई पेपर टाइप का, ठीक है। तो जब हम दिन में देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छी सी लाइट दिखेगी, और जब अलग मतलब क्यों होता है ये, लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा होगा, पता नहीं, बाद में शायद पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से लाइट पास कराते हैं और वो स्कैटर होती है, ठीक है। एक और चीज होता है ऐसे, तो उसमें से स्कैटरिंग होती है, इंटरफेरेंस वैसे। तो इंटरफेरेंस इन दो जो वेव्स हैं इनका जो वो होगा ना, वो इंटरफेरेंस करती है, और यहाँ पे फिर अलग फ्रीक्वेंसी में दिखती है, अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो इंटरफेरेंस होता है। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन